और लॉकडाउन के दौरान इतनी सारी चीज़ें आई और इतने सारे चैलेंजेस आए जिसको हमें लगातार लग के फील्ड पे दिन रात करना पड़ा। और हमारी टीम ने, और उस टीम में सिर्फ अधिकारी ही नहीं, हमारे यहाँ के नागरिक भी शामिल थे जिन्होंने सहयोग किया, संस्थाएं भी शामिल थी। सबसे बड़ा चैलेंज था उनको रोकना, और रोकने के बाद हमने शासन तक ये बात पहुंचाई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची। He has faced that difficulty, he has seen that phase. आप जहाँ जहाँ डीएम रहे हैं, आपको एकदम बुलडोजर मैन के नाम से जाना था। जहाँ जाते हैं आप वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। वहाँ का माफिया, वो माफिया टाइप का आदमी है, क्रिमिनल है। तो मैंने कहा कि चाहे जो भी हो वो तो नहीं रहेगा। किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, किसी के अपने व्यापारिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, तो हमेशा दूसरे तरीके से उस चीज़ का विरोध करना शुरू करता है। वो अगर सही सही पब्लिक तक पहुंचे, और गवर्नमेंट कोई भी होती है वो योजनाएं बनाती है लोअर लेवल के लोगों के लिए। सर, कुल कितनी शिकायतें आई हैं? अगर हम सैकड़ों की संख्या में बात करें, हजारों की संख्या में बात करें, तो कितनी शिकायतें आई हैं पूरे रामपुर और आसपास से? एक बड़ी रिमार्केबल चीज आपको बताऊंगा, जो ये इस तरीके की चीजें कि गेट गिर गया या हमने अवैध कब्जे से मुक्त किया, जब आप देखेंगे कि एक खास व्यक्ति से जिसको जोड़ा जा रहा है उससे ज्यादा, उससे कहीं बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हमने बाकी जगहों पे काम किया। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूं। ये मैं पूछना इसीलिए चाह रहा हूं, ये हमारे मन में सवाल ये इसीलिए है क्योंकि बाकी जगहों का जितना प्रचार होना चाहिए था, जिस तरीके से फतेहपुर में आपने काम किया, अब अगर कोई आदमी जाके देखेगा तब उसको पता चलेगा। लेकिन जो काम आपको यहां नियम तक बाकी लोगों को भी करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि जो यहां काम किया, आप पूरे देश में प्रसिद्धि उस नाम से हो रही है। आप इस बात को भी देखिए। तो मैं यही समझना चाहता हूं कि जब जनता की ताकत आपके साथ हुई और आपने चीजों की पैमाइश शुरू कर दी, उसको आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया, तो न जाने बहुत सारी चीजें ऐसी बाहर आ गई जो अभी तक दबी हुई थी, लोग सामने नहीं आ रहे थे। तो ये बड़ी उपलब्धि है सर। देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा कि ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जब सही रास्ते पे जब चलते हैं, नियम कानून के दायरे में चीजों को करते हैं, तो उसमें इस तरीके के एंगल आते हैं और इसको हाईलाइट बहुत ज्यादा किया जाता है। मतलब ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील करने की भी बात नहीं है कि किसी खास के साथ कनेक्शन की वजह से इस चीज को, मतलब मेरे बारे में लोग पूरी। सर देखिए, नियम तो सभी के लिए है, चाहे आम हो चाहे खास हो। भाई अगर हम गलत करते हैं तो हमारे लिए भी वही नियम काम करता है, और शायद कोई बड़ा आदमी गलत करता है तो नियम उसके लिए भी है। लेकिन सवाल है कि लोग मानने के लिए तैयार हों तब तो। भाई आप तो मानने की बात करेंगे तभी तो। अब किसी व्यक्ति ने इंक्रोचमेंट कर दिया, कब्जा कर लिया, और किसी की हिम्मत नहीं, अगर कोई शिकायत करने जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। हमारा रिपोर्टर उसका उदाहरण है। यहाँ पे न जाने कितनी बार बेचारे के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए होंगे। नहीं, इसीलिए आप इन्हीं लोगों से पूछे और लोकल से पूछे तो आपको पता चलेगा। हमने पनवड़िया में कब्जा हटाया, हमने रोड्स के कई सारे इंक्रोचमेंट हटाए, नालों पे से लोगों को हटाया है यहीं पे। और कई सारे तो ऐसे हैं जो अभी भी रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए, उनको भी अवैध कब्जादारी घोषित किया, उनके यहां से कब्जे हटाए, लेकिन उसकी उतनी चर्चा नहीं। एक दूसरी चीज है कि एक चीज होती है जो मंशा, हमें शासन का भी उतना ही तगड़ा सपोर्ट मिला। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी शिकायतें जो लोग रूलिंग पार्टी से कनेक्टेड होंगे, अगर उनके ऊपर हमने कार्रवाई की, उन्होंने भी की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो शुरू से ही निर्देश रहा बड़ा साफ है, और जब शासन से निर्देश बड़े क्लियर के साथ होते हैं तो हमारे लिए बड़ी आसानी होती है। उन्होंने अवैध कब्जों और इंक्रोचमेंट को लेके कभी भी, मतलब हमेशा उनकी एक ही चीज रही कि इसको हटाओ, पब्लिक की सहूलियत के लिए बेहतर करो। हम बहुत सारे जैसे अभी हम वेंडिंग जोन्स पे काम कर रहे हैं, पार्किंग जोन्स पे काम कर रहे हैं। पब्लिक के लिए पार्किंग नहीं है, वेंडिंग नहीं है, लोगों ने उसको घेर रखा है। अच्छा, उसका भी एक तरीका क्या होता है, किसी को भी गरीब बता के पहले उस जगह पे बैठा दो और फिर उससे उस जगह को ले लो। तो अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। ये आप देखेंगे मैक्सिमम चीजों में ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या है, किसी के पास अगर कोई जगह नहीं है, उसको आप उस जगह पे बैठा देते हैं, बाद में उसके नाम से जमीन चढ़वा देते हैं और आप खुद बाद में उस जमीन को ले लेते हैं। अब उस बेचारे का तो कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं मिला उसको। अच्छा, वो जाता, जब हम दर्ज करने जाएंगे मामला तो किसके खिलाफ दर्ज करेंगे, उसी गरीब के खिलाफ दर्ज करेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप लोग, हम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जो व्यक्ति एक्चुअल में दोषी है उसको आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब इस नजरिए से हम चलें तो आपने किसी को आगे बढ़ा के कर दिया, मामला तो उसके खिलाफ दर्ज होगा। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज सामने तो वही है। बिल्कुल, बैग में कौन है बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। बिल्कुल।
ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज चैलेंज है। हाँ, चैलेंज लेकिन है। लेकिन हमारी टीम में इतने डेडिकेटेड ऑफिसर्स रहे हैं और इतने ज्यादा उस चीज को एक संवेदना के साथ देखने वाले लोग रहे हैं कि उन्होंने इस चीज को देखा है। अभी बहुत सारे, जैसे आप एक चीज सोचिए कि एक स्थिति ऐसी आती है कि इस जमीन पर मैंने अवैध कब्जा किया और कई सारे लोगों को बेच दिया। अब जो खरीदने वाले हैं उन्होंने खरीद लिया, अब जब कागज पे चढ़ा, जब मामला हम एफआईआर करेंगे तो खरीदने वाले के खिलाफ भी करेंगे। अब खरीदने वाला तो दो तरफ से मारा गया, उसको तो ये पता भी नहीं था कि ये जमीन कैसी है, और उसने उस पर घर भी बना दिया। ये फतेहपुर में भी समस्या आई थी, रामपुर में भी समस्या आ रही है। हम देखें तो इसको एक समस्या के तौर पे सॉल्व करने की बहुत और जरूरत इस तरह है। की बहुत सारी समस्याएं मैं समझता हूँ, बिल्कुल। रोज की सबसे बड़ी लड़ाई यही है। और इसमें जो लोग इस तरीके का अवैध कब्जा करते हैं वो एक्चुअल में बहुत बड़े माफिया है सर। समाज के द्रोही हैं। हाँ, माफिया। वजह यह है कि हमारे पास भूमिहीन लोग हैं जिनको हम भूमि मकान बनाने के लिए आज जमीन चाहिए लोगों को, वो देने की जरूरत है। आप किसी नाम पे, चाहे वो आप धार्मिक किसी चीज के नाम पे, किसी सामाजिक नाम पे, जमीन पे जब आप कब्जा करते हैं तो एक्चुअल में जो भूमिहीन है, जिनको मकान मिलना चाहिए, जिनको आजीविका मिलनी चाहिए, उनका आप हक छीनते हैं और हमेशा उसको उठाया जाता है। आप देखेंगे यहीं पे चीजों को उठाया जाता है। देखिए, ये शिक्षा के लिए, आप शिक्षा के लिए कोई चीज करते हैं, लेकिन किस कीमत पे? वो जमीन अगर किसी भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की आजीविका छीन के हो रही है, उसका घर छीन के हो रही है, उसके पूरे एक सोर्स ऑफ लिवलीहुड पूरा खत्म आप कर दे रहे हैं, आप कुछ बना भी ले रहे हैं, तो किस काम का? सबसे पहले तो आदमी का जीवन कीमती है, जीवन के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, और ठीक यही चीज हमारे शासन के इसकी जो चीजें हैं, जो गाइडेंस है, उसमें भी है। तो हम तो शासन की गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके हिसाब से चलेंगे। एकदम ठीक है। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप तो बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, गरीबी आपने बड़ी नजदीक से देखी है, संघर्ष देखा है। आपके मन में आईएएस बनने का कब आया? आपको कब लगा कि नहीं, मुझे आईएएस बनना चाहिए या मुझे सिविल लोक सेवक बनना चाहिए? कैसे लगा आपको? किसने प्रेरित किया आपको? देखिए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कई मोड़ पे, कई जंक्चर पे मैं तो पढ़ता गया। एक बारगी, जब मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने अपने होम टाउन से ही कर लिया। बाद में बीएचयू में एडमिशन हुआ। बीएचयू में एडमिशन उसके पहले भी हुआ था, पर दिमाग में कुछ दूसरी चीज चलती रहती थी कि एक टीचर बनूंगा। और एक जो कई सारे लोग जब बोलते थे कि बड़े होके क्या बनोगे, मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि सबसे ज्यादा सोसाइटी की लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली प्रभावित हम कैसे कर सकते हैं, उनकी लाइफ को अपलिफ्टमेंट कैसे कर सकते हैं। मेरे फादर टीचर रहे, तो मैं टीचिंग से ज्यादा प्रभावित था। फिर एक दौर आता है जब आप थोड़ी सी ग्रेजुएशन जब क्रॉस करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि एक जर्नलिस्ट ज्यादा सोसाइटी के सारोकार सामने लोगों के लाता है। सारोकार को से कनेक्टेड होता है। और फिर मेरे दिमाग में धुन सवार हुई, तो उसके बाद मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में न सिर्फ डिग्री ली, बल्कि उसमें नेट होल्डर भी बना, सब कुछ हो गया। और फिर मैं एक्टिव जर्नलिज्म में उतरने, पहले शुरू में 1 साल तो मैंने सिर्फ कनेक्टेड होके चीज़ों को किया, फ्रीलांसिंग टाइप की। उसके बाद मैंने सोचा कि अब एक्टिव जर्नलिज्म में उतरूंगा। और फिर मैं आगरा गया। आगरा अमर उजाला के संपादक थे उस समय, उनसे मैं मिला और वो सारी चीजें मेरी देख रहे थे। देखने के बाद उन्होंने कहा कि कभी, और मैं थोड़ा सा सिस्टम को लेके बड़ा थोड़ा बगावती तेवर था, तो उन्होंने कुछ चीजें मांगी, फिर देखी। उन्होंने कहा कि कभी ये सोचा है कि सिस्टम के अंदर जाके चीजों को ठीक करो। उन्होंने कहा कि क्यों जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? तो मैंने उनको वही चीज बताई जो एक्चुअल में शुरू से थी। तो उन्होंने कहा, यार ये काम बेटर तो तुम एक सिविल सर्वेंट के तौर पे कर सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, वो सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कैसे पता चला? पहले उसके अंदर जाओ और करो। मैंने कहा मुझे उस तरफ नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं जाना या दम नहीं है। अच्छा, अगर, क्योंकि वो एग्जामिनेशन तो बड़ा टफ एग्जामिनेशन होता है, सबसे टफ एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा कि बेटा जाओ, अगर वाकई जो तुम कह रहे हो उस पर सच्चे हो तो पहले ये काम करके दिखाओ। तो फिर मैंने तय कर लिया कि इनके पास क्रैक करने के बाद आऊंगा, फिर जर्नलिज्म के लिए ट्राई करूंगा। और फिर मैं वापस आ गया। उस समय तत्कालीन इलाहाबाद में मैंने फिर तैयारी अपनी शुरू की और अगले 3 साल के अंदर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन भी हो गया। हालांकि सिलेक्शन हो जाने के बाद और उस प्रोसीजर में मैंने सीखने को बहुत मिला, और सबसे ज़्यादा सीखने को तो एक्चुअल में जो मेरा
सीखने का प्रोसीजर है वो सर्विस में आने के बाद से शुरू हुआ। बहुत सारी चीजें तो देखी, जीवन का टर्निंग पॉइंट एडिटर साहब से जो आपको कई सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। मैं अगर जब बताना शुरू करता मैं हूं- वही समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक्चुअली ये जब पूरा देश इसको देखेगा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं रोज, उनका सपना होता है और सबसे कठिन एग्जाम है मैं समझता हूं, तो कौन सी ऐसी बात है जिसको हमेशा वो फॉलो करे? देखिए एक चीज है, जब आप किस चीज के लिए बने हैं, आप किस चीज में कंट्रीब्यूट सोसाइटी को कर सकते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। 12th तक मैं साइंस का स्टूडेंट रहा और बहुत सारे मौके पर मैंने इस बात को शेयर भी किया है। हमारे एक टीचर थे, लैब में प्रयोग चल रहा था, प्रयोग में कुछ सूक्ष्मदर्शी का था और उसका वैल्यू ले आना था। मैं अपना जो लोग मुझको बहुत पसंद करते थे विद्यालय में, प्रिंसिपल बहुत सख्त थे लेकिन मुझको बहुत पसंद करते थे और वो कहते थे, और मुझे आज भी याद है, हमेशा उनके लिए इसलिए आदर रहता है, वो सब लोगों को बुलाते थे, जब कोई आता था गेस्ट तो मुझको बुलाते थे, कहते थे ये मेरे कॉलेज का हीरा है, एक दिन चमकेगा। तो लोग पूछते थे कि इसके क्या मतलब टॉपर है क्या कॉलेज का, तो कहते थे नहीं, टॉपर तो मैथमेटिक्स का वो है, साइंस का वो है, इसका वो है। कहते थे फिर ये, तो कहते थे ये वक्त बताएगा, ये हीरा है, चमकेगा। और मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों कहते थे। तो वो जो प्रयोग चल रहा था उसमें मैंने, पियून ने मुझको बता दिया कि इसका वैल्यू 0.01 आएगा। मैंने उस पर सेट किया सारी चीजें 0.01 ले आके, और उसके बाद मैं निश्चिंत हो गया। और फिर मैं उसमें देख रहा था, मुझे बुरादे जब डाले जाते हैं तो बड़े सुंदर दिखते हैं, तो मुझे बड़ा आर्टिस्टिक सा फीलिंग हो रहा था, मैं उसको देख के बड़ा खुश हो रहा था कि देखो यार क्या बढ़िया सीन है। पीछे से मेरे टीचर आए, उन्होंने मेरे सिर पे धप्पी मारी ऐसे और कहा कि क्या हो रहा है, तो मैं तुरंत हड़बड़ाया, मैंने कहा सर आ गया। क्या आ गया? वैल्यू आ गया। उन्होंने कहा अरे वैल्यू आ गया। उन्होंने घड़ी देखी, 15 मिनट में तुमने वैल्यू निकाल ली। उन्होंने कहा क्या वैल्यू आया? मैंने कहा 0.01। मैंने हिला के देखा, फिर उन्होंने बिगाड़ दिया, फिर मैंने सेट कर दिया 0.01 पे। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओ, वो अपने चैम्बर में ले गए। उन्होंने कहा कि बेटा सच सच बताओ, 0.01 तो वैल्यू आज तक कोई नहीं ले पाया, अच्छा, तुम्हारा कैसे आ गया? तो मैंने कहा कि मैंने उनको सच्ची बात बता दी कि सर मुझे पता चल गया था कि इसका वैल्यू क्या होगा और मैंने इस पर सेट कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम एक काम करो, तुम साइंस के लिए नहीं बने हो, तुम आर्ट्स लिटरेचर या ह्यूमैनिटीज में जाओ, तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी सजेशन है कि इसके बाद तुम कर देना। संजोग ऐसा हुआ कि 12th में साइंस से क्लियर करने के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज ही लिया, इंग्लिश लिटरेचर लिया और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। एंड उसके बाद से मैं ऑटोमेटिकली, मतलब मैंने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, उसके बाद मैं पहले कॉलेज टॉपर हुआ, फिर यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ, जबकि मैंने बहुत ज्यादा उसके लिए प्रयास नहीं किया। तो उन्होंने आपकी प्रतिभा को समझने का काम किया कि आपकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको कहां जाना चाहिए, बिल्कुल रास्ता दिखाने का काम उन्होंने वो एक टर्निंग पॉइंट है। ऐसे कई सारे टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आते रहे, लोग उंगली पकड़ के रास्ता दिखाते रहे, और टर्निंग पॉइंट तभी नहीं, अभी भी मेरे पहले कलेक्टर जिन्होंने मुझको प्रॉब्लम्स में जाने दिया, जैसे जनरली क्या होता है कि हम टोकते हैं ये वाला काम मत करो, उन्होंने कभी नहीं कहा ये वाला काम मत करो। जब मैं प्रॉब्लम में फंस के उनके सामने आता था तब वो बताते थे कि देखो ये चीजें तुमको लाइफ में, और कुछ चीजें उन्होंने कही मैंने लाइफ में गांठ बांध ली। और फिर वो जब एक चीज आ गई मेरे लाइफ में तो फिर मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, या आप जिस रोल में हो उस रोल को ईमानदारी से निभा रहे हो कि नहीं। आप गवर्नमेंट, एक होता है कि गवर्नमेंट को लेकर हम क्या स्टैंड लें, वो बहुत क्लियरली मुझसे कहते थे हम गवर्नमेंट के मैसेंजर हैं फील्ड में, गवर्नमेंट का मैसेज क्लियरली लोगों तक जाना चाहिए, और आप पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में कड़ी हो। वो अगर सही पब्लिक तक पहुंचे, और गवर्नमेंट कोई भी होती है वो योजनाएं बनाती है लोअर लेवल के लोगों के लिए, वो अगर लोगों तक नहीं पहुंचा तो आप फेलियर हो। और ऐसी बहुत सारी चीजें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर कहीं डिफिकल्टी भी आती है तो मैं उन्हीं को याद करता हूं और फिर प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा ये बताइए आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे आया, शादी कैसे हुई आपकी? हाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसकी भी एक स्टोरी है शायद। कैसे हुई बताइए। पता है मुझे, हाँ ऑब्वियसली। कैसे मनाया आपने? पहले मैंने तो नहीं मनाया, बट पहले व्हाट आई गॉट टू नो लाइक फ्रॉम माय फादर, लाइक हमारे यहाँ तो जैसे फादर इनका गए थे और ऑल दैट,
तो पहले तो ही वाज सेइंग ही वाज, जो पापा ने मुझे बताया कि ही वाज नॉट रेडी टू मैरी, मतलब तो जितने भी रिश्ते आए ही सेड कि आई विल मैरी आफ्टर 2-3 इयर्स आफ्टर माय हाउस गेट्स बिल्ड अप एंड ऑल, क्योंकि तो ये शादी के लिए मना कर रहे थे. बट आई थिंक इन मार्च ड्यूरिंग होली टाइम हिज वन ऑफ हिज सिस्टर एक्सपायर्ड. तो इनफैक्ट दैट वाज अ वेरी सेटबैक फॉर हिम. और फिर ये शायद उस टाइम घर वर गए थे, और फिर माय फादर हैड आल्सो गॉन फॉर दीदीज ऑल दैट रिचुअल. तो शायद पापा मिले थे, बट ही वाज लाइक आफ्टर सीइंग हिज पेरेंट्स लाइक बाबूजी एंड हिज मदर, ये तो तय कर चुके थे कि नहीं करनी है. हाँ, इन्होंने तय कर लिया था. बट लाइक व्हेन हिज सिस्टर एक्सपायर्ड एंड ऑल, द एंटायर फैमिली दे वर लाइक रियली शैटर्ड. तो इनको मतलब फिर काफी शैटर्ड थे, और इनको लगा कि अब मतलब आई शुड डू समथिंग जिससे थोड़ा सा, क्योंकि वो सारे लोग काफी शैटर्ड हो गए. तो जब ये अकेडमी गए तो आई थिंक ही हैड आस्क्ड, ही डिड अप्रोच एंड ही सेड कि लाइक टू माय फादर कि ओके फाइन, नाउ फर्स्ट आई विल टॉक टू द person and talk to the girl. And I think in April and all he had called me up and पहले इन्होंने सब कुछ बताया that you know कुंडली मिली कैसे? कुंडली एंड ऑल दैट. मुझे कुंडली एंड वो सारी मिल चुकी थी, वो हमारे पेरेंट्स ने सारा कुछ कर लिया था, कुंडली एंड ऑल दैट. बट उसके बाद ही हैड कॉल्ड मी अप, मतलब हम लोग मिले नहीं थे. ही हैड जस्ट ओवर द फोन ही हैड कॉल्ड मी अप एंड इन्होंने पूछा सब कुछ कि दिस इज दिस वट एवर, अपना ये बताया. एंड आई सेड ओके फाइन, अब शादी कर लेते हैं. नहीं, शादी कर नहीं लेते. देन ही वी स्पोक फॉर 1 hour और बहुत नॉर्मली, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम शादी. एक्चुअली ये भी हो सकता है, पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस हेलो किया. एंड व्हेन आई सॉ 0135 आई कुड मेक आउट कि ये मसूरी का नंबर है, बिकॉज आई स्टडीड इन मसूरी फॉर 3-4 इयर्स. और उस टाइम क्योंकि मोबाइल नहीं होता था तो कोड नंबर्स और वो हमें बहुत याद रहते थे, क्योंकि हम पीसीओ से अपने पेरेंट्स अब इंतजार करता था टेलीफोन का. तो व्हेन आई सॉ इन माय मोबाइल की 0135 आई कुड मेक आउट, इट मस्ट बी दैट मसूरी नंबर, सो ही मस्ट बी द पर्सन. बिकॉज मेरे फादर ने मुझे बताया था कि दैट लाइक हाँ, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, एंड ही विल कॉल यू अप sometime because he has taken the phone number, your mobile number. और फिर इन्होंने अपना बताया जो भी बात की. और फिर ही सेड कि ओके ठीक है, शादी की कोई बात नहीं हुई. ही जस्ट टोल्ड मी अच्छा व्हाट इज, मतलब क्या कर रहे हो, एंड यू नो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ एंड दिस एंड दैट. एंड ही टोल्ड मी अबाउट हिमसेल्फ एंड देन वी केप्ट द फोन. और उसके 2-3 दिन बाद आई थिंक ही दे हैड टू कम टू दिल्ली फॉर सम 6-7 days प्रोग्राम. आई थिंक दे हैव सम अटैचमेंट इन दिल्ली. सो उसके बाद आई थिंक एक बार और बात हुई थी हमारी बीच में, मतलब उसी 2-3 दिन बाद. 3 बार की बातों में जो है 2-3 दिन बाद बात हुई. उसके बाद बिफोर सीइंग मी ओनली ही टोल्ड मी ठीक है फाइन, आई एम रेडी टू मैरी यू. आई सेड कि एटलीस्ट यू नो फर्स्ट लेट्स मीट एंड देन वी शैल. नहीं, उन्होंने राज की बात मुझे बताई. उन्होंने कहा कि आपकी जो पॉजिटिविटी थी ना, उसने इनको इम्प्रेस किया. ये आप जानिए, बहुत आई डोंट नो, मे बी मेरी पॉजिटिविटी थी या माय कंफर्ट लेवल, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू हिम इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर. एंड आई थिंक नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, but I think I am very open and like maybe I am. तो शादी तो चलिए बारिश, तूफान, ओले उस सब में हो गई, है ना. तो जब सारी आपकी सहेलियां बैठती हैं तो फिर आपने क्या फरमाइश की कि भाई क्या सुनाइए आप, बोले गाना गाओ, बोले आप कुछ बताओ, ऐसा होता है ना शादी में. क्या करवाया आपने इनसे, या आपने क्या सुना? तो हमारी शादी इनफैक्ट कोई भी मुझे मिलता है अभी आज 14 साल बाद भी, तो कहता है कि अच्छा हाँ तुम्हारी शादी में तो बहुत बारिश हुई थी ना. तो दे रिमेम्बर दैट टाइम कि बहुत बारिश हुई थी एंड ऑल दैट. एंड फ्रेंड्स तो एज सच ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. तो इनफैक्ट कोई भी फरमाइश जो मेरी फैमिली जब भी कोई प्रोग्राम होता है रखा जाता है, तो उन्होंने 1-2 बार गाना गाया था और बहुत अच्छा गाया था. तो कोई भी फैमिली मेंबर यही कहता है कि भाई तो आप अपनी जिम्मेदारी आप इनके पर डाल देती हैं. तो मैं ये कहती हूँ कि ही इज अ वेरी गुड सिंगर, तो यू मस्ट आस्क हिम. इनको आप कहिए कि ये गाना गाए, बिकॉज ही इज नहीं गाते हैं आप लोग. नहीं, क्योंकि आई एम नॉट एट सिंगिंग, तो मैं मतलब आई कैन नॉट सिंग. तो सर आपको कैसी, मतलब अभी तो वक्त बहुत कम मिलता है, कुछ हॉबीज भी होती होंगी, पढ़ने लिखने की इच्छा होती होगी, कभी गाने का मन करता होगा. जैसे आपने भी बताया कि भाई जब कोविड में लोग एकदम पैक्ड हो गए थे तो आपने बताया कि भाई चलिए हम लोग चलते हैं मोटरसाइकिल से घूमने, है ना. हाँ, मोटरसाइकिल वाला जो दृष्टांत है वो भी बड़ा
इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं चाहूंगा कि नहीं, आप कुछ सुनाइए, कुछ सुना दीजिए कोई अच्छा सा सॉन्ग जो आपको बहुत ही। नहीं, सॉन्ग तो नहीं, देखिए एक जो चीज है कि मन हो शुरू से ओरिएंटेशन इस तरीके का रहा सर। कि कई सारी चीजें उसमें पनपती गई। आपको पता है मैं जो मेरी बेल्ट है वो भोजपुरी बेल्ट है। एकदम एग्जैक्टली। और आज भी मैं उसकी जो बेसिक मिट्टी की जो वो हाँ, ताकत जो उसके रिचुअल्स हैं, जो उसके बहुत सारी चीजें, मैं इनको इनको कई बार ये शेयर करता हूँ। मेरे बच्चे कई बार इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे जैसे छोटे वाले बच्चे से अब कई बार जब मैं बताता हूँ तो कहता है पापा एक बार फिर से सुनाइए, जैसे जो बचपन में हमें कहानियां सुनाई जाती थी और भोजपुरी। अभी आप उससे पूछेंगे बड़ई बड़ई खूंटा चीरा तो बता देगा कि बड़ई बड़ई खूंटा चीरा में क्या है। क्या बात है। तो ये सारी चीजें, एक तो बच्चों के साथ में अपना टाइम बिताना वो सबसे बड़ा मेरा रिलैक्सिंग पॉइंट होता है कि अपने दोनों बच्चों के साथ समय मिल रहा है, उसमें से बच्चों के साथ समय। हाँ, और उस समय मेरे लिए फिर दुनिया की सारी चीजें भूल जाती हैं, उनके साथ ही मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ। फिर इसी तरीके से। तो आपको भोजपुरी सॉन्ग्स पसंद है? नहीं, मतलब सॉन्ग्स मुझे सारे पसंद हैं। और जनरली जो भी सॉन्ग से ज़्यादा उनके अगर बोल हों, म्यूज़िक हो, इस तरीके के बोल के साथ। और इसीलिए ओल्ड सॉन्ग्स जो बॉलीवुड के हैं, गज़ल या जिस तरीके से नॉर्मली लोग पसंद करते हैं, और इसके साथ मुझे फोक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और चाहे फोक कोई भी हो, ज़्यादातर चूँकि भोजपुरी बेल्ट का हूँ तो उसके फोक्स, यहाँ तक कि शादी के रिचुअल्स, अभी इनको भी पता है कि मैं शादी में जब बैठता था तो इस टाइम ये गीत गाया जाता था, इस टाइम ये गीत गाया जाता था, और इसका मायने ये होता था। तो आपने बताया, नॉस्टैल्जिया खो जाता हूँ उस टाइम जाके। तो वो सारी चीजें, वो हॉबी है। कई सारी चीजें, बुक्स मैं पढ़ने बैठता हूँ तो फिर बुक पढ़ता रह जाता हूँ। मूवीज ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं, जनरली हमें टाइम नहीं मिलता मुझे। लेकिन एक बार मैं मूवी कोई शुरू कर दिया, देखने बैठ गया, तो रात भी बीत गई तो मुझे पता नहीं चलेगा, पूरा उसमें मैं खोया रहूंगा। तो इस तरीके की चीजें बहुत सारी है कि अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए मेरे पास कभी, अच्छा ये अक्सर होता है कि he is a very creative person and in fact he keeps telling me कि तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है। तो मेरी क्रिएटिविटी है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, and he is into maybe lot of creativity and reading, कुछ नया करने की हमेशा नया करने की, एंड कभी खाली ना बैठने की। क्योंकि इनफैक्ट इनके दिमाग में हमेशा कुछ लाइक इफ यू आर हैविंग टी, तब भी मुझे ऐसा लगता रहता है कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। आई हैव टू कीप आस्किंग हिम कि आप कुछ सोच रहे हैं क्या, मतलब इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, क्या क्या बात है, मतलब आर यू समथिंग। तो कहते हैं अरे मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो इनफैक्ट आई आल्सो गेट वेरी दिस थिंग कि आप हर टाइम कुछ सोचते रहते हैं, मतलब समथिंग इज रियली गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो ही ओवरऑल ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। एंड इनफैक्ट मैं इनको कहती हूँ कि लेट्स गो, एंड जैसे ही हैज मीनिंग इन लाइफ, यू नो, ही वांट्स टू डू अ lot of thing. In fact sometimes I get irritated also कि इतना क्या, मतलब, but he really wants to do a lot of things for society and you know things a lot इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज को चुना। सिविल सर्विसेज को चुना, that is the difference। नहीं, कई बार होता है कि ये कहती हैं कि मैं बोर हो रही हूँ। तो मैं कहता हूँ कि कोई आदमी बोर कैसे हो सकता है। यू हैव बहुत बड़ा सवाल है, hell lot of things to do। और कई बार ऐसे कि आप बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूं कि मुझे तो समय भी नहीं मिलता, आई वांट टू डू सो मेनी थिंग्स। अच्छा, फिर उनके बोर होने का सेंस ये होता है कि अब आप सोचिए कि पूरे हाउस होल्ड को इन्होंने संभाला, एक धुरी, और हम सारे इससे कनेक्टेड। सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट मैं जो फैक्ट आपको बता रहा हूं कि मुझे अपने पेरेंट्स से कई बार ऐसा होता है कि दिन भर में बात करने की फुर्सत नहीं मिलती, और कई बार उनकी चीजें मुझे इनसे पता चलती हैं। मतलब अपने पेरेंट्स से तो जुड़े रहना। मेरे पिताजी की दवा खत्म हो गई है या यहाँ से भिजवाना है या उसका अरेंजमेंट करना है, शी टेल्स मी। और यहाँ तक कि मेरी फैमिली से भी सबसे कनेक्टेड रहना ऑल द टाइम। हाँ, सबके हालचाल लेना, सबके दुख दर्द में शामिल होना, ये सब बड़ी बहुत और वो मुझसे ज्यादा इनसे सुने। और हाँ, यहाँ तक कि मेरे भाई वगैरह, मेरे जैसे मेरा छोटा भाई है डॉक्टर, उससे बहुत कम मेरी बात होती है, बहुत ही कम बात होती है नॉर्मली, मतलब। और कई बार तो कंफ्रंटेशन वाली ही बात ज्यादा होती है, और वो इनसे ज्यादा कंफर्टेबल है ऑब्वियसली, और वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होके, और फिर मुझे शाम तक पता चलती है। और कई बार तो ये होता है कि फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम ही इनके ऊपर डाल देता हूँ, डू इट। तो वो कनेक्ट करके एक दूसरे से करते रहती है। तो यस, उनके लिए बोरियत का मीनिंग ये होगा कि भाई यू हैव फ्री टाइम फॉर अस,
और वो मैंने देखा है कि वो एक चीज़ वही होती है, और वो सबसे ज़्यादा स्कासिटी उसी चीज़ की होती है कि टाइम स्पेयर कर पाना परिवार के साथ। कोशिश करते हैं जितना निकल पाता है, तो वो एक जो दायरा है बोर ना होने का, वो एक यही पे डिवाइड बहुत बड़ा दायरा है वो। निश्चित रूप से हम लोगों ने अंजनेय जी से बहुत सारे सवाल पूछे, और मैं समझता हूं कि समाज को ऐसे ही अफसर की आवश्यकता होती है जो उनके दुख दर्द को सुने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, उनके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश करे और उनको उन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करे। और शायद यही अफसर देश में इतिहास बनाने का काम करते हैं। और लॉकडाउन के दौरान इतनी सारी चीज़ें आई और इतने सारे चैलेंजेस आए जिसको हमें लगातार लग के फील्ड पे दिन रात करना पड़ा, और हमारी टीम ने, और उस टीम में सिर्फ अधिकारी ही नहीं, हमारे यहाँ के नागरिक भी शामिल थे जिन्होंने सहयोग किया, संस्थाएं भी शामिल थी। सबसे बड़ा चैलेंज था उनको रोकना, और रोकने के बाद हमने शासन तक ये बात पहुंचाई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची। He has faced that difficulty, he has seen that phase. आप जहां जहां डीएम रहे हैं, आपको एकदम बुलडोजर मैन के नाम से जाना था। जहां जाते हैं आप वहां पे तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। वहाँ का माफिया, वो माफिया टाइप का आदमी है, क्रिमिनल है। तो मैंने कहा कि चाहे जो भी हो वो तो नहीं रहेगा। किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, किसी के अपने व्यापारिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, तो हमेशा दूसरे तरीके से उस चीज़ का विरोध करना शुरू करता है। वो अगर सही पब्लिक तक पहुंचे, और गवर्नमेंट कोई भी होती है वो योजनाएं बनाती है लोअर लेवल के लोगों के लिए।